हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी के एग्जाम लवर्स पर। और मैं हूं राजन महाजन। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2022 के जिस टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ग्राम समाज और विकास। आपका ये विशेष टॉपिक जुड़ा हुआ है और इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग ग्रामीण जीवन के संबंधित बहुत सारे पहलुओं पर एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक पृष्ठ पर हम लोग समझते हैं। और ये जो आपके प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। तो एक एक प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किसी क्वेश्चन में यदि सस्पेंस है तो उसका आंसर करेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे तो ज़रूर एक बहुत बेहतरीन प्रश्नों का आपका जो 30 प्रश्न है जानकारी मिलने वाली है। प्रश्न को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारत में कितने प्रतिशत जोत 1 हेक्टेयर से छोटी होती हैं? तो भारत का जो जोत का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, वो किसी का है 1 हेक्टेयर से कम। सीमांत जो किसान कहलाते हैं, सीमांत जो हमारे जो कृषक क्षेत्र के लोग हैं, सीमांत माने 1 हेक्टेयर से जिनके पास कम भूमि होती है। तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले लोगों का प्रतिशत यहाँ पर देखें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन, आपका याद रखिएगा, ऑप्शन सी। 67% लोग इंडिया के लगभग 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि के स्वामी हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की थी? तो आपने जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तो भारत में फिर इसके बाद योजना आयोग आया और योजना आयोग के बाद प्रत्येक 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाने लगी। उन पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत से ही रोलिंग, बाद में प्लान भी आते हैं, लेकिन शुरुआत का जो दौर था उस दौर में भारत के अंदर सबसे पहले कृषि और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीज़ें शुरू की गई। उनमें आपके नदी घाटी परियोजना जो बहुत महत्वपूर्ण थी, और उन्हीं नदी घाटी परियोजनाओं को अपने जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे उनने आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की। विशालकाय नदी घाटी परियोजना याद रखिएगा, महानदी, रिहंद, टिहरी और भी बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, तो उनको हमारे भारत का आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी जाती है। बी इज द राइट आंसर। कितनी सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजना को बेहतर सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? यानी एक स्पेशल क्षेत्र जिसकी एक कमान क्षेत्र में इस क्षेत्रफल तक की इतनी जो हेक्टेयर तक की ज़मीन रहेगी तो एक प्रकार से बेहतर सिंचाई परियोजना कहलाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। 1000 हेक्टेयर से अधिक तक की जो क्षेत्रफल होते हैं, क्षेत्र होता है, यानी परियोजना के लिए एक बेहतर सिंचाई का कमान क्षेत्र माना जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो आप याद रखिएगा, मानसून का दौर चल रहा है और अभी फिलहाल में आपकी बारिश भी हो रही है। तो आपका केरल में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है और केरल के बाद फिर आपका आंध्रा, तमिलनाडु होते हुए पश्चिम बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी से फिर वहाँ से दूसरे रूप में आकर के उत्तर भारत में वर्षा करता है। तो शुरुआत होती दक्षिण पश्चिम मानसून की केरल से। डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। यहाँ पर हम लोग देखें नेक्स्ट प्रश्न, भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? आप इस प्रश्न का आंसर देखने के बाद समझेंगे बहुत अच्छा फैक्ट निकल के आने वाला है कि कितना प्रतिशत भाग या कितना भाग, प्रतिशत भी कहें या कितना भाग, यहाँ पर प्रतिशत लिखा है, वैसे भाग होना चाहिए था। तो भारत का जो कृषि भूमि का लगभग 1/3 भाग, बी ऑप्शन, यहाँ पर एक देखें आप, बी ऑप्शन 1/3 भाग आपका क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिंचित है। यानी अब आप 100 का हिसाब से समझे तो 33% से ज़्यादा भूमि भारत की सिंचित है और बाकी की जो ज़मीन है वो सिंचित नहीं है, यानी किसी दूसरे माध्यम पर, मानसूनी वर्षा पर, इन सब पर वो निर्भर करती है। ए ऑप्शन इसका बी ऑप्शन 1/3 राइट आंसर होगा। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? तो याद रखिएगा, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन इसको बोलते हैं। भारत में इसके जनक MS स्वामीनाथन, 1967-68 में इसकी शुरुआत होती है और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के बाद जब इसमें बीच में गैप हुआ, 1 वर्ष की योजनाएं बनाएंगी, उस दौरान इसको लागू किया गया था। नॉर्मन बोरलांग को दुनिया में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, इसके लिए एक पुरस्कार भी दिया जाता है। 1970 से उसके देने की शुरुआत होती है। MS स्वामीनाथन जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और हरित क्रांति विशेष रूप से आपके गेहूं और चावल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफल रही। बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर।
भारत में कुल किसी क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कौणता वर्षा पर निर्भर करता है? आप कौणता वर्षा यानी आपकी मानसून वर्षा पर निर्भर करता है, तो लगभग लगभग आपका 60% ऐसा भाग है भारत का जो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या करता है, मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है। क्या 60%? यानी 40% ही ऐसा क्षेत्र है, मैंने अभी आपको आंकड़े बताए थे कि 33% से लगभग 1/3 सिंचाई के रूप में, बाकी कौणता वर्षा यानी लगभग 60% इस पर निर्भर करता है। भारत में सिंचाई का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो भारत में सिंचाई का जो प्रथम स्रोत हम लोग समझ सकते हैं या सर्वप्रथम स्रोत समझ सकते हैं, यहाँ पर कुआं और नलकूप है। यहाँ पर हुआ लिखा है, थोड़ा आप माफ करिएगा, कुआं है ना। कुआं और नलकूप सिंचाई के प्राथमिक और महत्वपूर्ण साधन होते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव की फसल पर पड़ा, यानी भारत में जो हरित क्रांति हुई उसका प्रभाव सर्वाधिक किस फसल पर पड़ा? तो आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर गेहूं हो जाएगा। और धान भी दिया है, लेकिन ए और बी दोनों होता तो फिर दोनों को मारते। हम लोग सूटेबल आंसर ए पर जाएंगे। ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। या तो उपरोक्त में से कोई नहीं है तो या एक अलग हो जाता कोई तो भी ना होता, लेकिन गेहूं है इसलिए सर्वाधिक में आपका राइट आंसर गेहूं होगा। गेहूं और धान होता तो सी ऑप्शन इसका सही होता। 10वां प्रश्न, भारत में निम्न में से कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? बहुत साधारण सा प्रश्न है। अक्टूबर नवंबर में यानी रबी की फसल है, और रबी की फसल इनमें से आपकी गेहूं की फसल होती है। अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और अप्रैल में इसको काटा जाता है। अभी इससे पहले मैंने बताया कि हरित क्रांति सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में सफल रही, और गेहूं का जो क्षेत्र है, गेहूं का उत्पादन है भारत का विश्व में लगभग दूसरे स्थान पर है। बी ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर। भारत में प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो जो प्राकृतिक रूप से आपका रबड़ का उत्पादन होता है वो आपके केरल में होता है। जो रबड़ के पेड़ होते हैं उनकी जो बहुत सारी शाखाएं होती हैं उनमें कट मार दिया जाता है और उस पर कुछ बॉक्स टाइप के रख दिए जाते हैं, जिससे उनका जो रस होता है रिस रिस करके इकट्ठा होता है और उसके बाद फिर एक रबड़ बन जाती है। उसको बोलते हैं प्राकृतिक रबड़। ये केरल में सबसे ज़्यादा होती है। बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। 12वां प्रश्न देखते हैं, भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो तंबाकू का याद रखिएगा, तंबाकू रिसर्च सेंटर और तंबाकू का उत्पादन आपके आंध्र प्रदेश में है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में तंबाकू रिसर्च सेंटर है। साथ ही साथ तंबाकू के उत्पादन में पहले स्थान पर जो राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 13वां प्रश्न, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है? बहुत साधारण सा प्रश्न है, यूपी स्पेशल प्रश्न है और हमारे ग्राम विकास से तो है ही। उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्रफल देखें तो ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर यानी ऑप्शन बी होगा। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2000 जब अपना 2002 के बाद ये राज्य बने, 2000 में आपके उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था। उस दौरान यदि दोनों का क्षेत्रफल होता तो हम लोग अलग से लिखते, लेकिन आज की स्थिति के हिसाब से हमको देखना है, इसलिए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर आंसर होगा। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है, यानी क्रॉप सर्किल जिसको बोलते हैं, फसल चक्र साइकिल, क्रॉप साइकिल होती है और क्रॉप साइकिल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो फसल की उर्वरकता है और महत्वपूर्ण से उत्पादन हो रहे, इसीलिए ये फसल चक्र को अपनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जो आपकी मृदा है उसका एक विशेष रूप होने की वजह से अरहर और ज्वार, याद रखिएगा अरहर और ज्वार को रूट जो हमारी क्रॉप साइकिल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बो सकते हैं, ये उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान 2014 के बाद से चौथा हो गया, उससे पहले 5वां हुआ करता था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक अलग रूप में आ गए, इसलिए उनका क्षेत्रफल कम हो गया और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में एक स्थान का इजाफा हो गया। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। क्षेत्रफल मैंने बता दिया 2,40,928, इसको याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। वर्ग किलोमीटर है ना, किलोमीटर स्क्वायर, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इतना लिख दूँ मैं, ये पैमाना होता है, उसका एक हम लोगों को मात्रक भी लिखना होता है। 16वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो उत्तरी भाग यानी हमारा, जैसे आप यहाँ से जाएंगे लखनऊ के बाद से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हरदोई, और इससे नीचे आने के बाद देखेंगे तो और
आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग तराई के रूप में पड़ जाएंगे, और तराई में जो आपका सिर्फ और सिर्फ नेपाल एक ऐसा राज्य है जो भारत से टच होता है। सॉरी, उत्तर प्रदेश से, भारत से नहीं, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा राज्य नेपाल है जो उत्तर प्रदेश नहीं, सॉरी, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिससे सिर्फ नेपाल की सीमा स्पर्श करती है। नेपाल पाकिस्तान नहीं, नेपाल तिब्बत नहीं, नेपाल चीन नहीं। बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा था? ये प्रश्न आपका ज्योग्राफी का है उत्तर प्रदेश की। और प्राचीनतम भूभाग यानी आपने नाम सुना होगा टेथिस सागर, और टेथिस सागर में पैंथेलेसिया जो आपके वो था उसी को तोड़ने से विखंडित हुआ, और उसी के बाद एक महत्वपूर्ण दो शब्द आते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो आप याद रखिएगा सी ऑप्शन क्या है? गोंडवाना लैंड। और ये उत्तर प्रदेश ये प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 18वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भांवर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में भांवर की तंग पट्टी आप गंगा यमुना के क्षेत्र में देखेंगे। सी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। क्योंकि भंवर का मतलब होता है जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर एक क्षेत्र बन जाएगा भंवर का क्षेत्र, और उस भंवर का क्षेत्र नदियों के पास ही आपका डेवलप होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। कभी भी आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ नहीं होंगी, है ना। नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपके तमिलनाडु में है। सी गंगा का मैदान और बुंदेलखंड, पहला तराई का, ये सभी की सभी उत्तर प्रदेश में है। आपका एकमात्र नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये हैं जो आपके उत्तर प्रदेश से सम्मिलित नहीं है। बी ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट आंसर। 20वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? पूरब और पश्चिम, यानी पूरब में आपका बलिया और पश्चिम में आपके सहारनपुर तक का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूरा पश्चिम विस्तार। और उसकी कुल लंबाई किलोमीटर में देखें तो 650 किलोमीटर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनकर और कैमूर किन जिलों में स्थित हैं? तो आप सोनकर और कैमूर की पहाड़ियां आपके मिर्ज़ापुर सोनभद्र क्षेत्र में हैं। ये आपका एक प्रकार से एमपी के बॉर्डर के पास पड़ता है और खनिज संसाधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोनभद्र में आपका रेणुकूट में हिंडाल्को एल्युमिनियम का एक संयंत्र भी है, और उसी के पास में आपकी ऊंची पहाड़ियां सोनकर और कैमूर की पहाड़ियां। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 22वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल, सोनकर, बघेलखंड और कैमूर। दक्षिण की बात कर रहा है, दक्षिण की बात कर रहा है, इसको याद रखिएगा आप। दक्षिण में आपका सोनकर, सोनाकर की पहाड़ियाँ उत्तर प्रदेश के दक्षिण में सबसे ऊंची हैं। बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की? यहाँ पर जलवायु का एक प्रश्न आया है, इसको आप याद रखिएगा। यूपी की जलवायु के जो क्षेत्र हैं वो 9 हैं। ओवरऑल इंडिया आपका 15 है, और पूरा विश्व आप देख लें तो उसका 12 है। याद रखिएगा, विश्व के जलवायु क्षेत्र 12 हैं। इंडिया में 15 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और 9 प्रकार के जलवायु क्षेत्र आपके उत्तर प्रदेश में। सी ऑप्शन क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जो जलवायु है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। 24वां, तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? तो तहसील दिवस आप लोग गांव से जुड़े होंगे तो ज़रूर जानते होंगे। प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, और यहाँ पर तहसील भर से लोग इकट्ठे होते हैं। तहसीलदार वहाँ पर उपस्थित होते हैं, उनके सामने लोग अपनी समस्याएं रखते हैं, और प्रत्येक माह के यानी हर माह में प्रथम और तृतीय मंगलवार को ही इस प्रकार के दिवस का आयोजन किया जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 25वां, भूलेख निरीक्षक कौन होता है? आपकी जो भूमि है उसका निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं? तो राजस्व निरीक्षक या कानूनगो इसको बोला जाता है। याद रखिएगा, तहसीलदार आपका भू निरीक्षक नहीं होते हैं। ग्राम विकास अधिकारी गांव के विकास के संबंधित हैं। कानूनगो या राजस्व निरीक्षक जो होते हैं वो भू निरीक्षण का काम करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, सीधे सीधे फैक्ट है, आप याद रखिएगा। खसरे में आपके 22 खाने होते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है खसरा। खसरा और खतौनी ये जो किसान बही, ये किसान से संबंधित 3 बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, इनको हम लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है? तो वार्षिक रजिस्टर जो होता है आपका
उसको खतौनी बोलते हैं। यानी खसरा जो होता है 6 साल में बनता है और खतौनी जो आपकी होती है वह प्रत्येक वर्ष बनाई जाती है। राजस्व अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत इसको भी पूछा जा सकता है। बी ऑप्शन इज द इसका होगा राइट आंसर। 28 प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम आपका 1953 में। कारण लागू कब होगा? 1954 से। और बनाया क्यों गया? क्योंकि एक वर्ष पहले या जो अधिनियम जब शुरू होता है तो उसकी उसी समय से डेट दे दी जाती है। 1953 का अधिनियम था, 1954 से चकबंदी अधिनियम लागू हुआ। ये ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। 29वां प्रश्न, कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है? आप लोगों ने कृषि वर्ष के बारे में कम पढ़ा होगा, वित्तीय वर्ष ज़्यादा आता है। तो कृषि वर्ष को याद रख लीजिए, 1 जुलाई से 30 जून के बीच को क्रॉप ईयर यानी कृषि वर्ष कहा जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज का लास्ट प्रश्न, शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 30 प्रश्न थे आपका, ये 30वां प्रश्न है। शाहजहानी जरीब, सबसे पहले तो शाहजहां द्वारा इसको शुरू किया गया। जरीब क्या होती है? जो खेतों के जो हम लोग लेखपाल द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है और ये मापन की सर्वोत्तम विधि होती है, सर्वोत्तम एक प्रकार से इकाई होती है जिसके माध्यम से नापा जाता है। और इसकी ओवरऑल लंबाई देखें तो 165 फीट होती है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 165 फीट। ऑप्शन आपका कभी भी याद रखिएगा 165, राइट आंसर सी। और आज के लिए बस इतना ही। महत्वपूर्ण प्रश्न जितने थे मैंने सब डिस्कस कर दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तब तक जुड़े रहिए आप एग्जाम लवर्स के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको प्रश्नों का कलेक्शन कैसा लगा और ये आपकी जो 1000 MCQ की सीरीज है इसमें आपको किस प्रकार के प्रश्नों का अनुभव मिल रहा है। नेक्स्ट फिर मिलेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ मित्रों तक अपने एक बेहतर कंटेंट को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।